तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 के अवयव चैप्टर मैट्रिसेस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 के भाग 1 का तीसरा नंबर ये चैप्टर है। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो बिहार बोर्ड के जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार से जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो 7 से लेकर के 10 नंबर के बीच में पूछे जाते हैं अवयव चैप्टर से। तो ये जो है बहुत ही हल्का चैप्टर है, ये ज़्यादा वास्ट चैप्टर नहीं है और इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो 7 से 10 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो अवयव है, अवयव का खोज कैसे हुआ और इनके खोजकर्ता कौन थे। तो चलिए देखते हैं कि इसका खोज जो है कैसे किया गया। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अवयव की जो खोज हुई वह ज्यामितीय आकारों के स्थानांतरण, घूर्णन, परावर्तन, संकुचन आदि में हुई। अवयव का जो खोज हुआ वह ज्यामितीय आकारों के स्थानांतरण, घूर्णन, परावर्तन, संकुचन आदि में हुई है अवयव का खोज। इसके लिए सबसे सर्वप्रथम जे सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जे सिल्वेस्टर ने सबसे पहले मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था, वो भी कितना में 1850 में, वो भी 1850 में किया था। तो सबसे पहले जे सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग 1850 में किया तथा आर्थलर, यहाँ पे आर्थलर कैले ने अवयव को विधिवत रूप से 1898 में इसका विकास किया। तो यहाँ पर देखिए आर्थलर कैले ने विधिवत 1858 में अवयव सिद्धांत का विकास किया। तो यहाँ पे 1858 ईस्वी से जो है अवयव सिद्धांत का विकास हुआ और अवयव का वहाँ से प्रचलन और अधिक शुरू हो गया। सबसे पहले जो अवयव था मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग जे सिल्वेस्टर ने 1850 में किए थे। उसके बाद आर्थलर कैले ने इसको विधिवत रूप से इसका सिद्धांत जो था वह लागू 1858 में किया गया और उसी समय से इसका जो प्रचलन है वह शुरू हो गया। तो इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है, सांख्यिकी में किया जाता है, अर्थशास्त्र में किया जाता है, समाजशास्त्र में इत्यादि में जो है इसका अंतर्गत वृहद रूप से किया जाता है इसका उपयोग। यह जो है आधुनिक गणित में अवयव का महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पे आधुनिक गणित में अवयव का क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ गए कि अवयव जो है, अवयव का खोज कैसे किया गया था और इनका खोजकर्ता कौन है और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसके अलावे भी जो यहाँ पे है, इसके अलावे भी इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। बहुत सारे आंकड़ों को एक साथ एकत्रित करके लिखने में उसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे हम लोग अवयव का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जानते ये तो था कि कैसे उसका उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे इसके परिभाषा को देखते हैं कि अवयव जो है इसका परिभाषा क्या होता है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा समझिए। mn संख्याओं के, यहाँ पर mn एक संख्या है जिसके एक निकाय को m पंक्ति, जहाँ पे mn जो यहाँ पे लिखा गया है mn, तो यहाँ पर जो m होगा m एक पंक्ति होगा और n जो होगा n एक स्तंभ होगा। तो पंक्ति का मतलब जानते हैं एक लाइन में होना चाहिए और स्तंभ का मतलब क्या होता है, ऐसे खड़ा हुआ होना चाहिए, एक के ऊपर एक, ये ऐसे क्या रहता है, खड़ा रहता है। तो यहाँ पर n जो है वह स्तंभ होगा और m जो है वह एक पंक्ति होगा। इसी m और n को
एम और एन को एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को, यहाँ पर एम एन क्या होगा हमारा एक संख्या होगा जिसके निकाय को एम पंक्ति और एन स्तंभ के रूप में एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करेंगे। कैसा सारणी के रूप में? एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करेंगे, उसी को एम गुने एन क्रम कहते हैं। अर्थात एम गुने एन क्रम या एम गुने एन कोटि का आव्यूह कहते हैं, या एम गुने एन कोटि का आव्यूह कहेंगे, या इसे एम गुने एन आव्यूह कहते हैं। तो ये हो गया परिभाषा, हो गया आव्यूह का परिभाषा किसे कहते हैं। तो आव्यूह के परिभाषा के लिए एम एन एक संख्या लेंगे जिसके निकाय में एम पंक्ति को एन स्तंभ को एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करेंगे, तो वही सारणी के रूप ही हमारा एम गुने एन आव्यूह कहलाएगा या एम गुने एन कोटि का आव्यूह कहलाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये चीज़ को देखिए, जैसे में यहाँ पे है तो यहाँ पे A11 A12 A13, इसको जो है A11 A12 A13 जो इसको हम लोग आव्यूह के तत्व या अवयव कहते हैं। जो यहाँ पर आव्यूह जो है हमेशा A11 से शुरू होता है। A11 का मतलब हो गया ये जो आव्यूह है यह 1 का A है, ये 1 का 2 है, ये 1 का 3 है और ये 1 का N है, N तक जो जा सकते हैं। उसके बाद ये A का, ये यहाँ पर जो ये A है ये 2 का 1 है, ये 2 का 2 है, ये 2 का 3 है, अर्थात ये A21 A22 A23 और A के यहाँ पे जो A है ये 2 का N है। उसी प्रकार से नीचे आइएगा तो ये A31 A32 यानी A31 का मतलब हो गया यहाँ पर ये 3 का 1, ये 3 का 2, ये 3 का 3 और ये 3 का N है। तो इसी को हम लोग एक कौन चीज़ में, ये एक रो है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये आर 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 का मतलब हो गया रो, रो का मतलब यहाँ पे देखिए रो का मतलब होता है पंक्ति, जिसको हम लोग एम से सूचित किए। और ये जो ऐसे है, ये जो ऐसे है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज़ को बोलते हैं कॉलम, कॉलुमेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सी से सूचित किए, तो सी क्या है? कॉलुमेंस है, जिसको हम लोग स्तंभ कहते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे एन लिए, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं? एन लिए। तो यहाँ पर जो हम लोग आव्यूह बना है ये एम गुने एन कोटि का आव्यूह है। यहाँ पे एक कौन चीज़ का आव्यूह है? एम गुने एन कोटि का आव्यूह है। अर्थात यहाँ पर जो आव्यूह की है वह आव्यूह एम गुने एन है। तो यहाँ पर जो इस तरीका से होगा उसको हम लोग रो कहेंगे, और ऐसे जो होगा उसको हम लोग कॉलम कहेंगे। तो रो और कॉलम में एक आयताकार सारणी के रूप में सजाना ही हमारा क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। उसी चीज़ को हम लोग आव्यूह कहते हैं। यहाँ पर ये जो नोट में लिखा हुआ है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा है A11 A12 AM तक को आव्यूह का तत्व कहते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है A11 A12 A13, ये सब को आव्यूह का तत्व या आव्यूह का अवयव कहते हैं। एक एक करके, जैसे ये A11 जो हो गया ये पंक्ति फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का अवयव है। फिर यहाँ पे A12 को अगर देखते हैं, यहाँ पे हम लोग अगर A12 को देखते हैं तो ये फर्स्ट वाला रो है और सेकेंड वाला कॉलम, अर्थात द्वितीय स्तंभ का और प्रथम पंक्ति का अवयव है। उसी तरीके से यहाँ पे जो A13 है, A13 प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ का अवयव है। उसी तरीके से यहाँ पर A21 को देखेंगे तो अब यहाँ पर ये दूसरा रो में आ गया, तो द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव है A21। इसी तरीके से आप जितने भी सारे हैं सभी एक एक अवयव है, तो सभी अवयव को एक साथ मिलाकर के एक अवयव का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे यहाँ पे ये एक जो है ये यहाँ पे एक अवयव का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे जो A11 A12 AM को अवयव का तत्व कहते हैं। इन अवयवों में AIJ का व्यापक अवयव कहते हैं। तो यहाँ पे जो A11 है तो A11 को जो है AI और J के रूप में भी व्यक्त किया हुआ रहता है, AIJ के रूप में ही व्यक्त किया हुआ रहता है, जिसको हम लोग व्यापक अवयव कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यापक अवयव कहेंगे। जहां आई जो है यहाँ पर ये आई जो है वह पंक्ति को सूचित करता है और जे जो है वह स्तंभ को सूचित करता है। तो कहीं अगर AIJ के रूप में दिया हुआ रहे तो AIJ के रूप में दिया रहे तो ये अवयव को प्रदर्शित करेगा, जहाँ पे आई हमारा पंक्ति होगा और जे स्तंभ को सूचित करेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर A11 है, अगर AIJ लिख दिया जाए तो यहाँ पे आई का मान 1 होगा और जे का भी मान
1 होगा। आई का मान कितना होगा 1 और जे का मान होगा भी हमारा 1 होगा। अर्थात कहने का अर्थ ये प्रथम यहाँ पर जो ए आई जे ए 11 के ले रहे हैं, इसका कहने का मतलब है 1 1 है, अर्थात प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का ये क्या है अवयव है। अब यहाँ पे 1 2 लिख देंगे तो 1 2 लिख देने का मतलब हो गया 1 अर्थात प्रथम पंक्ति और 2 यहाँ पे हो गया द्वितीय स्तंभ। प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ का अवयव हो गया ए 12। उसी तरीके से अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे 15 7 25 है, तो यहाँ पर इसके अवयव को कोटि निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए गिनिए, इसमें रो कितने हैं 1 2 3, अर्थात एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो रो हमारे इसमें कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया रो, और कॉलम कितना हो गया 1 2 3 4, अर्थात ये जो अवयव है ये 3 गुने 4 कोटि का अवयव है। जितना रो होगा और कॉलम होगा तो रो गुने कॉलम को ही अवयव की कोटि कहते हैं। क्या होगा रो गुने कॉलम को अवयव की कोटि कहते हैं। तो 3 गुने 4 ये ऑर्डर हो गया, अर्थात 3 गुने 4 ऑर्डर का कोटि बना हुआ है। तो यहाँ पर जो हो गया हमारा अवयव की कोटि जो हो गया इसके लिए 3 गुने 4 हो गया। और यहाँ पे अवयव में अगर कुल अवयव या तत्वों की संख्या निकालनी है तो जो कोटि रहता है, जो ऑर्डर रहता है, उसको हम लोग गुना कर देंगे तो कुल अवयव हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अवयव की कोटि कितना है 3 गुने 4, तो इसके अवयवों की या तत्वों की संख्या पता करना है कि अवयव में कितना है, तो कोटि को गुना कर देंगे 3 गुने 4 अर्थात 12। इसमें टोटल कितने अवयव होंगे 12 हो जाएंगे। जैसे इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात टोटल का टोटल हमारे कितने हो गए यहाँ पे 12 अवयव हुए। फिर उसी तरीका से नीचे वाले में एक और है, यहाँ पे इस चीज को देखते हैं। इस चीज को यहाँ पे देख लेते थे। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें कोटि निकालना है अवयव की कोटि, तो अवयव की कोटि के लिए रो और कॉलम देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, अर्थात यहाँ पे जो रो है हमारा पंक्ति है वह 3 है और कॉलम भी है 1 2 3, अर्थात 3 गुने 3 का अवयव है। तो अवयव की कोटि कितना हो जाएगा 3 गुने 3। तो यहाँ पे अवयव के कोटि हमारा कितना हो गया 3 गुने 3 का अवयव का कोटि हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसके अवयवों की संख्या के लिए क्या करेंगे, जो अवयव की कोटि है उसको गुना करके लिख देंगे, उसको हम लोग को गुना करके लिख देना है। तो यहाँ पे 3 गुने 3 है तो 3 तिहाई 9, अर्थात टोटल अवयव जो होगा ये अवयव में वो टोटल अवयव 9 हो जाएगा। अगर इसमें कह दिया जाए निकालने के लिए कि A11 कितना होगा निकालिए, तो A11 हमारा इसमें 3 हो जाएगा। जहाँ 3 जो है A11 कहने का मतलब ये प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव है 3, प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव है 3। फिर उसी तरीका से यहाँ पे A12 कह दिया जाए तो इसमें A12 कितना है 7 है, क्योंकि ये हमेशा A11 A12 ऐसे शुरू होता है। फिर नीचे आएगा तो A21 A22 ऐसे शुरू हो जाएगा। फिर नीचे आएगा तो A31 से या फिर 10 10 बढ़ा करके ये शुरू होगा। फिर A11 A12 A13 जहाँ तक ले चल जाइए यानी 10 तक। यहाँ पे फिर A21 A22 A23 A24 ऐसे आगे जाएंगे। फिर नीचे से अगर शुरू करेंगे तो A31 A32 A33 A34 ऐसे करते करते हम लोग आगे की ओर जाते हैं। तो फिर इसी तरीके से जो निकालना रहेगा, अगर इस तरीके से निकालने के लिए दिया जाएगा कि A21 कितना है निकालिए, तो यहाँ पे ये A21 हमारा कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। फिर इसमें पूछ दिया जाए A23 तो ये A21 होगा, ये A22 होगा और ये 23 हो जाएगा। तो A23 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे A23 8 नहीं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे A23 हमारा 8 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा, A33 हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा A33 जो है A33 हमारा हो जाएगा यहाँ पे -12। तो जो ये 8 है ये 8 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये 8 लिखा गया है ये 8 हमारा A32 हो जाएगा, जो यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो 8 है हमारा ये A32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा 6 है ये 6 A21 A22 A23, तो यहाँ पे A23 है जो यहाँ पे 6 होगा। A31 जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे A31 जो है यहाँ पे ये गलती लिखा गया है। यहाँ पर जो A31 32 33 का जो मान है, यहाँ पे A31 32 33 का जो मान है, तो ये A31 32 33, तो A31 का जो यहाँ पर मान होगा वो 4 होगा, A32 का जो मान होगा वो 8 होगा और A33 का जो मान होगा वह -12 होगा। और यहाँ पे
A11 का मान 3 सही है, A12 के मान 7 होगा, A13 के मान 2 होगा। फिर यहाँ पे A21 का मान -4, A22 का मान A22 का मान 5 होगा और यहाँ पे A23 का मान यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे A31 है ये 4 आएगा, A32 है 8 आएगा और A33 है जो -12 आएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा गलती लिखा गया है, तो यहाँ से आप लोग सुधार लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा इसमें कि अवयव की कोटि कैसे लिखेंगे और अवयव जो होगा उसमें कुल अवयवों की संख्या कैसे लिखेंगे और अवयव क्या होता है ये चीज़ को समझ लिए। और अवयव में जो होता है रो किसे कहते हैं उसको समझ लिए, कॉलम किसे कहते हैं उसे समझ लिए। तो रो और कॉलम को एक आयताकार रूप में संचित करना ही, व्यवस्थित करना ही हमारा क्या कहलाता है, उसी चीज को हम लोग अवयव कहते हैं। तो रो और कॉलम को एक आयताकार रूप में व्यवस्थित करके लिख देंगे, वही चीज हमारा अवयव कहला जाता है, वही चीज को हम लोग अवयव कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अवयव क्या है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में अवयव के प्रकार को देखेंगे कि अवयव के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।